हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान है। आज पढ़ेंगे क्लास 12वीं की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जाके देख लो, जब भी पूरी वीडियो समझ आएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। तो आज पढ़ेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव की स्थिति में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जो दो गुटों में बंट रहे देशों से अपने आप को अलग रखने के लिए था। इसका उद्देश्य शांति स्थापित करना था। जो शीत युद्ध के दौरान 1945 से 1991 के दौरान दो गुटों में बंट रहे देशों से अपने आप को अलग रखने का एक आंदोलन था, उसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और इसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था। जो दोनों महाशक्तियों के बीच में संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष में विराम लगाने का उद्देश्य था, शांति स्थापित करने का उद्देश्य था इसका। यह आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था। दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका। ना तो ये सोवियत संघ में शामिल हुआ ना अमेरिका में शामिल हुआ, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था वो आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे गुटनिरपेक्ष की स्थापना कैसे हुई। तो 1955 में यूगोस्लाविया, भारत तथा मिस्र ने बाडोंग में सफल बैठक की, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उदय हुआ। आपको इन सभी डेट याद भी रखने हैं, पेपर में 1 नंबर का पूछा जा सकता है। 1955 आपको याद रखना है। इसमें इनकी बैठक हुई थी यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र की, बाडोंग में। कहाँ पर हुई थी? बाडोंग में। ये भी आपको याद रखना है। यहीं से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उदय हुआ। अब देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। इस विचारधारा का जन्म तो 1955 में हो गया था, लेकिन इसकी जो प्रथम सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था और कितने देश शामिल थे। तो इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, और इसमें 1961 में हुआ था और 25 देश शामिल थे इसमें। बेलग्रेड में हुआ था 1961 में और 25 देश शामिल थे। आपको ये याद रखना है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है पेपर में। अब देखेंगे कि जो इसके संस्थापक देश कौन थे और उस देश में नेता कौन थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक देश थे और इनके 5 नेता थे। तो जोसेफ ब्राज टीटो ये यूगोस्लाविया के थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे, जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, सुगर्नो इंडोनेशिया के थे और एनकुरमा घाना के थे। ये 5 देश थे, यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और घाना। और इनके 5 संस्थापक नेता भी थे, जोसेफ ब्राज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, जवाहरलाल नेहरू, सुगर्नो एनकुरमा। आपको ये याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे पृथकवाद क्या होता है। पृथकवाद से अभिप्राय ऐसी नीति से है जिसमें एक देश स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है, अर्थात किसी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रखता। इसका मतलब है कि जो पृथकवाद की नीति अपनाएगा वो ना तो किसी देश से मतलब रखेगा, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग अलग रखेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी नहीं करेगा, किसी देश से कोई संबंध नहीं रखेगा। तटस्थतावाद क्या होता है? इससे यह अभिप्राय है कि किसी देश का खुद को युद्ध से दूर रखना, अर्थात जो देश इस नीति का पालन करता है वह ना तो युद्ध में शामिल होता है और ना ही युद्ध को समाप्त करने में कोई भूमिका निभाता है। तटस्थतावाद की नीति अपनाने का मतलब यह है कि जिस देश ने इस नीति को अपना लिया, ना वो तो युद्ध में शामिल होगा और ना ही युद्ध को समाप्त करने में कोई विशेष भूमिका निभाएगा। गुटनिरपेक्ष और भारत के फायदे। अब देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष को अपनाने से भारत को क्या फ़ायदा हुआ और इसके सहयोगी देश थे उनको भी क्या फ़ायदा हुआ। तो जो गुटनिरपेक्ष का नेतृत्व भारत के द्वारा किया जा रहा था, इसके आंदोलन में भारत और सदस्य देशों को कई लाभ प्राप्त हुए। इसका जो पहला लाभ है वो भारत का था कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखने का मौका मिल गया भारत को, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राय खुलकर रख सकता था, इसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं था। अगर ये सोवियत संघ में शामिल हो जाता तो सोवियत संघ के अनुसार इसको अपने आप को चलाना पड़ता, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय देना पड़ता, सोवियत संघ इस पर राज करता भारत पर। या अमेरिका में शामिल हो जाता तो अमेरिका के द्वारा भारत को चलना पड़ता। लेकिन भारत दोनों में शामिल नहीं हुआ, गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली भारत को। कई कठिन परिस्थितियों में दोनों महाशक्तियों का समर्थन प्राप्त कर सकता था, जैसा कि 1971 में बांग्लादेश संकट के दौरान भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करते समय सोवियत संघ से सहायता प्राप्त की,
और भारत को एक लाभ ये भी हुआ, ये इसको दोनों महाशक्तियों का समर्थन प्राप्त था। इसका एक उदाहरण है कि 1971 जब हमारी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में बांग्लादेश संकट के दौरान, तो भारत ने सोवियत संघ से मदद मांगी और सोवियत संघ ने तुरंत ही भारत की सहायता करी और भारत ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भारत और शामिल सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। जो भारत भी हाल ही में आज़ाद हुआ था और इसमें सम्मिलित बहुत सारे साउथ अफ्रीका भी था और भी अन्य देश थे अफ्रीका के देश, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। और गुटनिरपेक्ष के माध्यम से यह महाशक्ति के विरोध करने पर सभी सदस्य देशों को दूसरे महाशक्तियों में शामिल होने का विकल्प था। और एक इनको ये भी फायदा हुआ, अगर एक महाशक्ति का विरोध करने पर भारत को दूसरे महाशक्ति में शामिल होने का भी विकल्प था। इसी कारण कोई भी महाशक्ति भारत पर दबाव नहीं बना सकता था। अब भारत को गुटनिरपेक्ष के माध्यम से अन्य विकासशील व नव स्वतंत्र देशों का सहयोग प्राप्त हुआ। भारत को गुटनिरपेक्ष के माध्यम से बहुत सारे विकासशील देशों का और नव स्वतंत्र देशों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। हाल ही में बहुत सारे सदस्य देश थे गुटनिरपेक्ष में जो हाल ही में आज़ाद हुए थे, उनका भी समर्थन भारत प्राप्त कर सका और कई सारे लाभ हुए भारत को और इसके सहयोगी देशों को। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जल्दी से पार्ट 1 जाके देखो, जब ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। और लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। वीडियो को लॉकडाउन में कोई भी ट्यूशन नहीं खुला तो वो वीडियो देखेंगे और उनके पेपर की भी तैयारी हो पाएगी।